क्वेश्चन नंबर 53। बेटे इस क्वेश्चन में काफी अच्छी एडजस्टमेंट्स हैं, सुन लीजिए। पूरा चैप्टर कवर कर रहा है क्वेश्चन। कह रहे भाई ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग विद 60 ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज 20,000 sold at 50% of its book value. Depreciation provided on tangible assets 60,000. Income tax provided. Additional debentures were issued at par on 1st October. Bank loan was repaid on the same date at the end of the year. Preferential redeem at 5% premium. तो बेटे इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा एडजस्टमेंट हैं, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले वही वर्किंग नोट बेटे, सबसे पहले अकाउंट बनाते हैं। एक तो मशीनरी का अकाउंट बनेगा और एक टैक्स का अकाउंट बनेगा। दो अकाउंट बनाते हैं, पहला मशीनरी अकाउंट और बेटे आपका टैक्स अकाउंट। तो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपने वर्किंग नोट। एक तो अकाउंट बनेगा आपका मशीनरी का बेटे, मशीनरी अकाउंट, राइट। और एक बनेगा बेटे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। मशीनरी की एसेट्स की ओपनिंग वैल्यू, मशीनरी ओपनिंग वैल्यू बेटे 8,20,000, 6,20,000, क्लोजिंग वैल्यू 8,60,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,20,000 और बैलेंस कैरिड डाउन 8,60,000। मशीनरी के बेटे एडजस्टमेंट पे आ जाओ। अब ये वो नहीं है ना, कॉस्ट बेसिस तो नहीं है, इंटरनल वैल्यू बेसिस है, ठीक है। डेप्शन के अलग से बैलेंस तो दे नहीं रखे। मशीनरी की कॉस्ट है बेटे 60, डेप्शन लग रही है उसके ऊपर 20, उसकी बुक वैल्यू कितनी होगी बताओ भाई। कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस है 60,000 और डेप्शन लग रही है उसके ऊपर बेटे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो लग रही है 20,000। आपकी बुक वैल्यू बची 40,000। आपने कितने में सेल किया? आपने बेटा सेल किया है 50% पे, तो 40 का 50% 20, आपको लॉस हो गया बेटे 20,000 रुपीज। जो लॉस हुआ जो सेल किया बाय बैंक, सेलिंग प्राइस है 20,000। जो लॉस हुआ बेटे बाय P&L 20,000 और डेप्रिसिएशन बेटे प्रोवाइडेड ऑन टेंजिबल एसेट 60,000। तो एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। तो ये वाली डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगी बेटे बाय डेप्रिसिएशन 60,000। यस, इसकी टोटल होगा बेटे 9,60,000 माइनस दिस 40 और 3,40,000। टू बैंक परचेजेस बैलेंसिंग फिगर 3,40,000। टैक्स अकाउंट भी देखते हैं बेटे। टैक्स की ओपनिंग वैल्यू 40 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40, टैक्स की क्लोजिंग वैल्यू 50, बैलेंस कैरिड डाउन 50,000 बचे। टैक्स प्रोवाइडेड, टैक्स चार्ज P&L अकाउंट डेबिट टू टैक्स बाय P&L, टैक्स चार्ज और उसका अमाउंट है 45,000। सर यस वहाँ डेप्रिसिएशन में 20,000 बेटा वही बात आई ना। डेप्शन कब आती है? वो एंट्री कब होती है? जब आपको प्रोविजन फॉर डेप्शन के बैलेंस दिए होते हैं कॉस्ट बेसिस पे। और यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे सिर्फ एसेट्स के, प्रोविजन फॉर डेप्शन के बैलेंस नहीं है। ये कॉस्ट बेसिस पे अकाउंट नहीं बन रहा, रिटर्न ऑफ वैल्यू बेसिस पे बन रहा है, नेट बेसिस पे बन रहा है। इसमें एंट्री क्या होती है? डेप्शन लगती है। उसमें तो वो आती है डेप्शन चार्ज प्रोवाइडेड। डेप्शन चार्ज की एंट्री क्या होती है? डेप्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट में कौन सी आएगी? जो डेप्शन चार्ज कर रहे हो, ना कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है। और वो तो एक पार्ट की डेप्शन है बेटे, वो तो एक पार्ट की डेप्शन लग रही है कि इस पे इतनी डेप्शन लगी, इतनी बुक वैल्यू रहेगी, राइट। अच्छा जी, उसके बाद ये वैल्यू कितनी आई? 85 माइनस 50 टू कैश टैक्स पेड
बैलेंसिंग फिगर 35,000। करें बेटा स्टार्ट आगे। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। P&L का बेटे क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। P&L का बेटे क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000 और ओपनिंग बैलेंस है -1,40,000। -140, 150 -140, माइनस माइनस बेटे प्लस हो गया, वैल्यू कितनी होगी 2,90,000, 2,90,000। ठीक है। एड टैक्स चार्ज ये रहा 45। एड बेटे डिविडेंड पेड बेटे इस क्वेश्चन में नहीं है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, एड ट्रांसफर टू रिजर्व, जनरल रिजर्व 30,000। यस, तो 3,65,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,65,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 3,65,000। ठीक है बेटे। मेन में एडजस्टमेंट मैं समझा रहा हूं बेटे, मेन में एडजस्टमेंट सारी। गुडविल की वैल्यू थी बेटे पहले 40, अब हो गई है 15। गुडविल राइट ऑफ, एड गुडविल राइट ऑफ 25,000, 40 से 15 राइट ऑफ होगी बेटे। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, बैंक लोन, पॉइंट समझाने बेटे। उधर से आ जाओ पहले तो। डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स 60,000। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 20,000। एड एक तो बेटे डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, एक इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी है। ये पॉइंट ध्यान सुन लीजिए, अच्छे पॉइंट है। बड़े सिंपल से इन पॉइंट को बेटे सिंपल से तरीके से समझेंगे। डिबेंचर्स पहले थे 1,50,000 के, अब हो गए 2,60,000 के, राइट। 1,10,000 का मैंने लोन, अब मैं डिबेंचर लोन बोल सकता हूँ। पहले मेरे पे लोन था 1.5 लाख का और आज की डेट में लोन है 2,60,000 का, यानी कि 1,10,000 का लोन मैंने और ले लिया। कब लिया भाई? मैं बेटा अभी यहीं करवा रहा हूँ, पहले कैलकुलेट तो करने हैं, बेटे बता दो करते हैं। पहले अमाउंट तो बताएं, पहले अमाउंट के बारे में बात करते हैं, फिर उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो पहले नए डिबेंचर कब इशू किया उसने? 1 अक्टूबर को बेटे आपने इशू किया। नया लोन कब लिया है? अक्टूबर। भाई 1.5 लाख का लोन पहले था, 1,10,000 का लोन और ले लिया गया अक्टूबर में। 1.5 लाख पे तो मुझे इंटरेस्ट देना है, उसमें तो कोई दो राय नहीं, इंटरेस्ट देना है। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। तो 1,50,000 का 8%। मुझे मैं याद करता हूं बेटे एक बार मैं रब कर दूंगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1,50,000 पे मुझे इंटरेस्ट देना है 8%, अमाउंट हो गया 12,000। किसी को डाउट किसी बच्चे को? फिर 1,10,000 का लोन मैंने और लिया और वो 1,10,000 का लोन पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 8%। बट वो लोन मैंने कब लिया? वो लोन मैंने लिया अक्टूबर में। उसका मैं इंटरेस्ट दूंगा कितने मंथ का? 6 मंथ का, इनटू बेटे 6/12। तो ये हो गया 4,400, इंटरेस्ट आ गया 16,400। पहले आप ये बताओ क्या आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गई? भाई पहले जल्दी कैसे होता है?
1.5 लाख का लोन लिया था, पूरे साल इंटरेस्ट दूंगा। नया लोन कब लिया? अक्टूबर में, उसका इंटरेस्ट 6 महीने का दूंगा। टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा बेटे? 16,400 यहां पे आ गया। दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, उसमें बेटे आउटफ्लो में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट बेटे। पे भी तो करोगी, जब पे करोगी तो पैसा जाएगा, तो एंट्री कहां जाएगी? फाइनेंसिंग में। कितना? 16,400। ठीक है जी, चलिए। सेम ऐसे बेटे बैंक लोन के बारे में बात करते हैं। बैंक लोन था पहले मेरे पे 50 का, अब हो गया 40 का। 10 का मैं लोन वापस किया, और वो कह रहा है जो लोन वापस किया वो अक्टूबर में किया। 50 का मेरे पे लोन था, रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा सेम है 8%। ये 50 का लोन मेरे पे कब तक रहा? 50 लोन मेरे पे रहा अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, तो ये मेरे पे रहा लोन 6 मंथ। ये वैल्यू आ गई बेटे 4,000, 6 महीने की 2,000। अक्टूबर आया, मैं 10,000 वापस कर दिए। ठीक है, अगले 6 महीने मेरे पे लोन कितना था? 40,000। अब मैं जो इंटरेस्ट पे करूंगा 8%, और वो अगले 6 मंथ, ये अमाउंट आ गया 200, तो वैल्यू होगी 1600। टोटल आ गया 3600। बताओ कोई डाउट है? लोन पहले कितना था? 50,000 का, 8% इंटरेस्ट। कब तक था 50,000? अप्रैल टू अक्टूबर। अक्टूबर में आके मैंने 10,000 वापस कर दिए। अगले 6 महीने मेरे पे जो लोन है वो सिर्फ 40,000 का है, मैं उसका इंटरेस्ट दूंगा 40,000 का। तो ये अमाउंट आ रहा है बेटे 3600। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3600। पे भी तो करूंगा, जब पे करूंगा तो पैसा जाएगा, तो वो कहां आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के आउटफ्लो में, माइनस इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। कितना बेटे? कितना आया था लोन? 3600। राइट। और क्या आएगा बेटे इनफ्लो में? इसको यहां स्टार्ट कर देते ना, इसको यहां से हटा के यहां ले जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना आया था बेटे? 16,400। लोन की मैंने पेमेंट भी दे दी थी, ये भी लिख दूं साथ साथ। बैंक लोन रीपेड, राइट बेटे, 10,000 लिख दूं ना। इशू ऑफ डिबेंचर्स, कितने के थे डिबेंचर्स? पता है यार, 1,10,000। ठीक है, साथ साथ लिखिए। टैक्स भी हो गया, डिबेंचर इंटरेस्ट भी हो गया, प्रेफरेंस शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम, बहुत अच्छा पॉइंट है। बाकी तो सब कुछ बाकी तो हो गया ना। प्रेफरेंस शेयर बहुत अच्छा पॉइंट है, आप सुनना। पहले मैं ना बच्चों से आपसे पूछूंगा, प्लीज मुझे ये बताइए इक्विटी शेयर की वैल्यू पहले कितनी थी? बुक में देखो बताओ। इक्विटी शेयर की वैल्यू थी 4.5 लाख, अब होगी बेटे 5.5 लाख। 1 लाख के शेयर इशू कर दिए। ठीक है बेटे, 1 लाख के शेयर इशू कर दिए। तो यहां से स्टार्ट कर लें, चलो फाइनेंसिंग यहां से इशू ऑफ इक्विटी शेयर। कितने के शेयर इशू कर दिए? 1 लाख के। प्रीमियम पे भी इशू किए बेटे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। यस, सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना प्रीमियम आएगा जल्दी बताओ? प्रीमियम कितना आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा? सर प्रीमियम की वैल्यू थी नहीं, अब बेटे 5,000, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा 5,000। ठीक है भाई, 10 क्यों? पहले जीरो थे पर 5 है, तो 5,000 ही आएगा। 10 है पर उसका रिडम्पशन भी लग रहा है। एक सेकंड, नीचे एक एंट्री है बेटे, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। ध्यान सुनिए, प्रेफरेंस शेयर पहले 3 लाख के थे, अब हो गए 2 लाख के। 1 लाख के रिडीम हुए, रिडेम्पशन जो है वो 5% प्रीमियम पे हुई है। ठीक है, आपको ना बेटे इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं प्रेफरेंस शेयर की रिडेम्पशन की जेनेटिक। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर की रिडेम्पशन की जेनेटिक। बेटे प्रेफरेंस शेयर की अगर मैं रिडेम्पशन करता हूं, प्रीमियम पे करता हूं, एंट्री क्या रही होगी? सब समझाएंगे, लिख रहा हूं बेटे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 1 लाख रुपए है ना। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट, कितने प्रीमियम रिडीम हो रही है प्रेफरेंस शेयर? 5%। 1 लाख का 5% बेटे 5,000। टू बैंक कितना? 1,05,000। 1,05,000। तो यहां पे बेटे हम क्या लिखोगे?
रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना बेटे 1,05,000। अब ये जो प्रीमियम है बेटे इस प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे। किससे राइट ऑफ करेंगे? सिक्योरिटी पीओ के बैलेंस से। एंट्री क्या रही होगी बेटे? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना बेटे 5,000। इस वजह से बुक में सिक्योरिटी पीओ का बैलेंस 5,000 दिखा रखा है। बट शेयर तो बेटे शेयर किस पे इशू किए हैं? प्रीमियम पे। प्रीमियम कितना है? 10,000। शेयर 10,000 प्रीमियम पे इशू किए थे। इक्विटी बैलेंस 5 कैसे रह गया? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर जो प्रीमियम पे डीम हुए उसको राइट ऑफ करने की वजह से सिक्योरिटी पे बुक में 5,000 दिखा रहा है। बट शेयर किस पे इशू हुए हैं? प्रीमियम पे। और वो प्रीमियम कितना बेटे 10,000। तो यहां पे जो लिखोगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर 1,00,000 और प्रीमियम बेटे 10,000। अब यहां पे बच्चों कई मेरे अच्छे रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, वो क्या करते हैं? इशू ऑफ इक्विटी शेयर 1,00,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000 और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1,00,000, क्योंकि 1,00,000 रिडीम हो रहे हैं। उन्होंने क्या किया? यहां से 5,000 प्रीमियम यहां से कम कर दिया, 5,000 वहां से हटा दिया, बात बराबर आ गई। बट ऐसा है ही नहीं है बेटे। आप जब प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो पैसा कितना जा रहा है? 1,05,000। यहां पे 1,05,000 ही आएगा। शेयर किस पे इशू किए हैं? 10,000 प्रीमियम पे। उसकी एंट्री क्या रही होगी? बोल देता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से? 1,10,000। राइट, ये पॉइंट है। तो यहां पे इशू ऑफ इक्विटी शेयर 1,00,000 आएगा, 10,000 बेटा प्रीमियम आएगा। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए एंट्री बताई थी बेटे, करनी नहीं है। हाँ राइट। और यहाँ पे क्या क्या आएगा बेटे? गुडविल राइट ऑफ हो रही है, हो गई। इंटरेस्ट आ गया, एसेट का प्रॉफिट लॉस आ गया, रिजर्व्स आ गए, प्रेफरेंस शेयर हो गए। बस बेटे यहाँ तो कुछ और है ही नहीं। तो अपना नेट प्रॉफिट है 3,65,000, इसको बेटा ऐड कर लो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल बेटा क्या वैल्यूज आ रही है बेटा प्लीज बताइए। ये आ रहा है डिबेंचर्स 16,400, ये बेटे ये हो गया 20,000, 20 40 1,00,000 1,00,000 4,65,000 4,70,000 4,90,000 4,90,000। Add decrease in current assets or increase in current liabilities। डिक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स है मेरी, करंट एसेट बेटे तो आ रहा है, इन्वेंट्री है, इंक्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंजेस नहीं है। और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में सिर्फ ट्रेड पेबल है, 1,10,000 से बढ़कर 1,20,000 हो गया। ट्रेड पेबल 10,000, वैल्यू आ गई बेटे 5,00,000 माइनस बेटे इंक्रीज इन करंट एसेट और बेटे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इंक्रीज इन करंट एसेट में सिर्फ एक ही है, इन्वेंट्री 95,000, इन्वेंट्री 95,000, 4,05,000। कैश generated from operating activities minus tax paid। टैक्स पेड बेटे, टैक्स अकाउंट बनाया था, टैक्स पेड था 35,000, टैक्स पेड था 35, कितना हुआ 4,05,000 माइनस 35 3,70,000। चेक कर लो बेटा, सही है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 3,70,000 है, ठीक है। इन्वेस्टिंग में दो बेटे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सेल ऑफ मशीनरी 20,000, सेल ऑफ मशीनरी 20,
मशीनरी परचेज 340, $320 आ रहा है बेटे। कैश, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी है। अच्छा सॉरी, वो कितनी है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट? हाँ। पहले वैल्यू थी 80, अब हो गई बेटे 1,25,000, 45। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज 45, then 3,85,000 minus 20, 3,65,000. Cash used in investing activities. फाइनेंसिंग बेटा क्लोज करो। फाइनेंसिंग कितनी आ रही है बेटे? फाइनेंसिंग कैलकुलेशन करने के बाद ये आपकी आ जाएगी 85,000। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 85। तीन एक्टिविटी बेटा ऐड कर लेना, नेट इंक्रीज डिक्रीज आ जाएगा, ओपनिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग इक्वल, राइट। आगे पार्ट हो जाएगा बच्चों, कोई डाउट नहीं है। कैसे करना है? ऑपरेटिंग वाला आंसर, इन्वेस्टिंग वाला आंसर, फाइनेंसिंग, तीनों आंसर ऐड कर लेने हैं। जो वैल्यू आएगी प्लस में एक तो नेट इंक्रीज, माइनस में तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश बैलेंस, करंट इन्वेस्टमेंट के बैलेंस ऐड हो जाएंगे, क्लोजिंग के इक्वल आ जाएगा। और ये आपको करके नीचे दिखाना है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। ठीक है जी, तो आई होप कि कैश फ्लो काफी ज्यादा आपसे हो गया होगा बेटे। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे, बट हमने जो भी डिस्कस किए बेटे क्वेश्चन, इसमें हमारा काफी ज्यादा चैप्टर कवर हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन डिमांड, क्योंकि टेक्स्ट में यही एडजस्टमेंट पेपर में आती है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैश के वाली एडजस्टमेंट आएंगे। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा कंसेप्ट बताइएगा, शायद मैंने पहले ही पूछा हूँ। आपने मशीनरी परचेज करी, बदले में बंदे को इक्विटी शेयर्स इशू किए। ठीक है, मशीनरी परचेज एंड पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। याद रखना बेटे, मुझे एक पॉइंट बताना भी, पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। यस, फाइनेंसिंग में इशू ऑफ इक्विटी शेयर आएगा, फाइनेंस में इक्विटी शेयर आएगा। यस बेटा, डिवेंचर आएगा, फाइनेंसिंग में इशू ऑफ इक्विटी शेयर। मशीनरी वाज परचेज एंड पेमेंट वाज, मशीनरी परचेज पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर। और मशीनरी परचेज आएगी बेटे? मशीनरी परचेज आएगी? नहीं आएगी। अगला कंसेप्ट बेटे, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक ना, अगर सुनो ध्यान से बेटे, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड बताओ, अनक्लेम्ड डिविडेंड नहीं बेटे आएगा कहीं, तो उसकी जस्ट ट्रीटमेंट होगी, कहां आएगा? ऑपरेटिंग में आएगा। बता दो, सुन लो मैं बताता हूं बेटे। मान लेते हैं, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट जोड़ते हैं, डिविडेंड जो है ना वो है हमारा एडजस्टमेंट में डिविडेंड था बेटे, इसमें डिविडेंड मान लेते हैं, डिविडेंड है 50,000। हम इस क्वेश्चन में डिविडेंड ऐड कर दिया 50,000, इसे मैं इसको ब्लू पेन से ले रहा हूं। और क्वेश्चन में ना था अनक्लेम्ड डिविडेंड, डिविडेंड यहाँ पे ऐड होगा 50,000, जो 50,000 बनता है। अनक्लेम्ड है 10,000, अनक्लेम्ड है 10,000। यस, ये डिविडेंड कहाँ आएगा? पहले दिव्यांश आप ये बताओ, ये डिविडेंड कहाँ आएगा? एक बार तो ऑपरेटिंग में आएगा, दूसरा कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो, डिविडेंड पेड 50,000। पर क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूं अनपेड, अनक्लेम्ड, डिविडेंड पेएबल, एक ही बात है। तो डिविडेंड पेएबल, अनक्लेम्ड, अनपेड 10,000। इट मींस 50,000 डिविडेंड बनता था, बट जब मैंने पे किया तो 10,000 पे अनक्लेम्ड था, अनपेड था, तो आपने जो पे किया, पे कितना किया बेटे? 40,000। तो ये यहाँ पे आएगा, ना कि ऑपरेटिंग मतलब कि वो अनक्लेम्ड वाला माइनस हो गया। हाँ नहीं, अनक्लेम है बेटे, डिविडेंड आपको पे कितना करना है? 50, बट अनक्लेम कितना उस ईयर में? 10 अनक्लेम्ड है, अनपेड है, पेएबल है, तो फाइनली आपने पे कितना किया होगा बेटे? हाँ, तो फिर वो माइनस करके यहाँ पे फाइनेंसिंग के आउटफ्लो में जो डिविडेंड आएगा वो यहाँ पे माइनस आएगा। अगला पॉइंट, जनरल रिजर्व को ले लो। जनरल रिजर्व की वैल्यू बेटे बढ़ती है, बट अगर रिजर्व की वैल्यू कम हो रही होती है, तो रिजर्व वैल्यू कम होने का मतलब क्या हुआ कि आपने उस साल जो डिविडेंड है बेटे वो कहां से दिया? रिजर्व में से। कहां से दिया डिविडेंड? रिजर्व में से। यस मान्या, डिविडेंड बेटे यहाँ पे ऐड होगा, पर डिविडेंड इस बार रिजर्व में से दिया गया है, रिजर्व वैल्यू कम हुई, डिविडेंड कहां से दिया गया? रिजर्व में से। क्या डिविडेंड यहाँ पे ऐड होगा बेटे? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ तो प्रॉफिट में से दिया होता तो ऐड होता।
रिजर्व में से दिया गया, ऐड नहीं नहीं होगा। होगा। ट्रांसफर टू रिजर्व भी नहीं आएगा क्योंकि रिजर्व की वैल्यू बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है, राइट। डिविडेंड पेड यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट में से नहीं दिया गया, पर डिविडेंड पे तो कर रहे हो, पे तो कर रहे हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो डिविडेंड पेड यहाँ तो आएगा। ठीक है बेटे, यहाँ ऐड नहीं होगा, रिजर्व भी नहीं होगा, रिजर्व तो इंक्रीज नहीं हो रहा इसलिए ऐड नहीं होगा, और डिविडेंड यहाँ ऐड नहीं होगा क्योंकि डिविडेंड प्रॉफिट में से नहीं दिया गया, रिजर्व में से दिया गया। पर डिविडेंड पे तो करोगे, पे करोगे तो कहां जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का बेटे आउटफ्लो। समझा गए बेटे बात? ठीक है जी, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें हम आई होप कि सारा कैश फ्लो हमारा रिवाइज हो गया होगा। पहले एक्टिविटीज कर ली, फिर हमने फुल फ्लेज क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, पूरा कैश फ्लो बेटे का। ओके, बाय, टेक केयर। चलिए ऑफ। नहीं करी।